हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, जिसमें हम बुंदेलखंड और बघेलखंड रियासत को पढ़ेंगे और ये दोनों रियासत पढ़ने के बाद हमारा मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये लेक्चर जो है ये हमारा परीक्षा धाम की बुक से, आप चाहें तो उस बुक को भी रेफर कर सकते हैं या आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बुंदेलखंड रियासत के बारे में बात करते हैं। तो हम अगर पृष्ठभूमि देखें तो बुंदेला अयोध्या राजा राम के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं। तो जो बुंदेला हैं ये अयोध्या राजा राम के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं। कालांतर में इसी वंश के वीरभद्र बुंदेला ने मऊ, महोनी या अटेर उत्तर प्रदेश को राजधानी बनाकर अटेर बुंदेलखंड राज्य को क्या किया था, स्थापित किया था। तो हमने क्या पढ़ा, बुंदेला अयोध्या राजा राम के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं। कालांतर में इसी वंश के वीरभद्र बुंदेला ने मऊ, महोनी या अटेर उत्तर प्रदेश को राजधानी बनाकर अटेर बुंदेलखंड राज्य को क्या किया था, स्थापित किया था। तो कालांतर में इसी वंश के वीरभद्र बुंदेला थे, जिन्होंने मऊ या महोनी या कहा जाता है अटेर को राजधानी बनाकर अटेर में ही बुंदेलखंड राज्य को क्या किया था, स्थापित किया था। वीरभद्र बुंदेला के वंशज सोहनपाल बुंदेला ने गढ़कुंडार के खेत सिंह खंगार राजा की हत्या कर आसपास के क्षेत्रों में अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो वीरभद्र बुंदेला के वंशज थे कौन, सोहनपाल बुंदेला ने गढ़कुंडार, जिसे वर्तमान निवाड़ी जिला, कहाँ है गढ़कुंडार, तो वर्तमान निवाड़ी जिले में। तो वीरभद्र बुंदेला के वंशज थे सोहनपाल बुंदेला ने गढ़कुंडार, वर्तमान निवाड़ी जिले में है, वहाँ खेत सिंह खंगार राजा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी और आसपास के क्षेत्रों में क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। बुंदेली रियासत में कुल 15 रियासतें थी, जिनमें से कुछ रियासतें मध्य प्रदेश में थी। तो बुंदेली रियासतों में कुल कितनी रियासतें थी, तो बुंदेली रियासत में कुल 15 रियासतें थी, जिनमें से कुछ 15 रियासतें जो थी वो मध्य प्रदेश में थी। तो हम उन रियासतों को पढ़ते हैं जो कि मध्य प्रदेश में थी। तो ओरछा रियासत के संस्थापक कौन थे, रुद्र प्रताप सिंह थे। पन्ना रियासत के, ये सभी जो रियासतें दी गई हैं ना, ये बुंदेलखंड रियासत से संबंधित थी और ये कहाँ थी, मध्य प्रदेश में। तो ओरछा रियासत के संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह थे। पन्ना रियासत के संस्थापक छत्रसाल बुंदेला थे। दतिया रियासत के संस्थापक भगवान राव बुंदेला थे। अजयगढ़ रियासत के संस्थापक गुमान सिंह थे। जैतपुर रियासत के संस्थापक जगत राज बुंदेला थे। शाहगढ़ रियासत के संस्थापक हृदय शाह थे और छतरपुर रियासत के संस्थापक कुंवर सोने सिंह परमार थे। तो ध्यान रखना है, ये रियासतें हैं बुंदेलखंड से संबंधित हैं और ये जो है ये मध्य प्रदेश में थी। ओरछा रियासत का संस्थापक कौन था, रुद्र प्रताप सिंह। पन्ना रियासत के छत्रसाल बुंदेला। दतिया रियासत के कौन थे, भगवान राव बुंदेला थे। दतिया रियासत के भगवान राव बुंदेला। अजयगढ़ रियासत के गुमान सिंह। जैतपुर रियासत के जगत राज बुंदेला। शाहगढ़ रियासत के कौन थे, हृदय शाह। और छतरपुर रियासत के कौन थे, कुंवर सोने सिंह परमार थे। तो सबसे पहले हम कौन सी रियासत पढ़ेंगे, ओरछा रियासत पढ़ेंगे। अगर हम ओरछा रियासत के बारे में बात करते हैं तो ओरछा रियासत के संस्थापक कौन थे, रुद्र प्रताप सिंह थे। ओरछा रियासत के संस्थापक कौन थे, रुद्र प्रताप सिंह थे और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी गढ़कुंडार ओरछा में थी। तो ओरछा रियासत के संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह थे, इनकी राजधानी गढ़कुंडार ओरछा में थी। और अगर हम इनकी समय ओरछा रियासत की बात करते हैं तो इनका रुद्र प्रताप सिंह का जो समय था ये कब से कब तक था, तो ये 1501 से 1817 तक था। तो ये चीज़ें हमने किसके बारे में देखी, हमने ओरछा रियासत के बारे में देखी, संस्थापक, राजधानी और समय अवधि। फिर रुद्र प्रताप सिंह को बुंदेला रियासत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो रुद्र प्रताप सिंह को बुंदेला रियासत का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने अपनी प्रारंभिक राजधानी कहाँ बनाई थी, गढ़कुंडार को बनाया था। तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने अपनी प्रारंभिक राजधानी गढ़कुंडार को बनाया था। 1531 में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा शहर की स्थापना की और उसे क्या किया था, अपनी राजधानी बनाई थी। तो 1531 में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा शहर की क्या करी थी, स्थापना की और उसे अपनी राजधानी पहले कहाँ बनाई थी, गढ़कुंडार में। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित करके कहाँ बनाई, ओरछा शहर में। फिर भारती चंद बुंदेला ने राजधानी गढ़कुंडार से ओरछा पूर्ण रूप से स्थानांतरित कर दी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रुद्र प्रताप सिंह के बाद भारती चंद बुंदेला थे। कौन थे, भारती चंद्र बुंदेला। इन्होंने राजधानी गढ़कुंडार से ओरछा पूर्ण रूप से
क्या कर ली थी, स्थानांतरित कर ली थी। भारती चंद बुंदेला ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध कालिंजर के शासक कीरत सिंह की मदद की थी। तो भारती चंद बुंदेला ने क्या किया था, शेरशाह सूरी के विरुद्ध कालिंजर के शासक कीरत की सहायता की थी। मधुकर शाह ने ओरछा में राजा राम मंदिर का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखना है हमें, राजा राम मंदिर कहाँ पे है, ओरछा में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था, मधुकर शाह ने करवाया था। तो मधुकर शाह ने ओरछा में राजा राम मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो रामशाह बुंदेला के दरबार में कवि केशव दास रहते थे। तो रामशाह बुंदेला के दरबार में कौन रहते थे, ये सभी हम ओरछा रियासत के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो अवधि दी गई है ये पूरी ओरछा रियासत से संबंधित दी गई है। तो इसलिए हम अलग अलग राजाओं को पढ़ रहे हैं। हमने रुद्र प्रताप सिंह को पढ़ा, रुद्र प्रताप सिंह के बाद हमने भारती चंद बुंदेला को पढ़ा, भारती चंद बुंदेला के बाद मधुकर शाह के बारे में देखा हमने कि इन्होंने ओरछा में राजा राम मंदिर का निर्माण करवाया था। अब हम बात करें किसके बारे में, रामशाह बुंदेला के बारे में। रामशाह बुंदेला के दरबार में कवि केशव दास रहते थे। ध्यान रखना है हमें कि रामशाह बुंदेला के दरबार में कौन रहते थे, कवि केशव दास रहते थे। केशव दास ने राय प्रवीण पर आधारित नक सिख वर्णन नामक पुस्तक इसी के समय लिखी थी। तो नक सिख वर्णन पुस्तक जो है वो केशव दास ने लिखी थी और रामशाह बुंदेला के समय में लिखी थी। तो केशव दास ने राय प्रवीण पर आधारित नक सिख वर्णन नामक पुस्तक इसी के समय मतलब रामशाह बुंदेला के समय लिखी थी। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण कराया। वीर सिंह बुंदेला ने दतिया किला और शिवपुरी में करेरा किला का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो रामशाह बुंदेला के बाद हम वीर सिंह बुंदेला के बारे में पढ़ रहे हैं। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण कराया था और वीर सिंह बुंदेला ने दतिया किला और शिवपुरी में करेरा किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़ें तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो वीर सिंह बुंदेला जो थे उन्होंने जहांगीर के कहने पर किसकी हत्या कर दी थी, अबुल फजल की हत्या कर दी। वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा में सावन भादो महल और मथुरा में केशव राय मंदिर का निर्माण कराया है। तो वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा में कौन से सावन भादो महल और मथुरा में केशव राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया, वीर सिंह बुंदेला ने। तो ध्यान रखना है हमें, वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा में सावन भादो महल और मथुरा में केशव राय मंदिर का क्या करवाया है, निर्माण कराया है। जुझार सिंह बुंदेला के भाई हरदौल सिंह थे। तो जुझार सिंह बुंदेला के भाई का नाम हरदौल सिंह था। हरदौल सिंह बुंदेला बुंदेलखंड में आज भी ग्राम देवता के रूप में क्या किए जाते हैं, पूजे जाते हैं। तो जुझार सिंह बुंदेला के भाई कौन थे, हरदौल सिंह थे। और हरदौल सिंह बुंदेला बुंदेलखंड में आज भी ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पहाड़ सिंह बुंदेला को मुगलों द्वारा मनसबदार बनाया गया था। तो ध्यान रखना है, पहाड़ सिंह बुंदेला को मुगलों द्वारा क्या बनाया गया था, मनसबदार बनाया गया था। यशवंत सिंह बुंदेला के समय चंदेरी और दतिया नई रियासतों का जन्म हुआ। तो यशवंत सिंह बुंदेला के समय चंदेरी और दतिया नई रियासतों का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो यशवंत सिंह बुंदेला के समय ही चंदेरी और दतिया जैसी नई रियासतों का जन्म हुआ था, हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो उद्योत सिंह बुंदेला के शासनकाल में पन्ना रियासत की नींव रखी गई थी। उद्योत सिंह बुंदेला के शासनकाल में पन्ना रियासत की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। उद्योत सिंह बुंदेला ने ओरछा में शीश महल, तो ओरछा का शीश महल उद्योत सिंह बुंदेला ने बनवाया। तो उद्योत सिंह बुंदेला ने ओरछा में शीश महल, आनंद मंदिर और उद्योत सागर तालाब का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। पृथ्वी सिंह बुंदेला ने ओरछा के समीप पृथ्वीपुर किला एवं नगर की स्थापना की थी। तो पृथ्वी सिंह बुंदेला ने ओरछा के समीप पृथ्वीपुर किला और नगर की क्या करी थी, स्थापना की थी। इसके बाद विक्रमजीत सिंह बुंदेला ने राजधानी ओरछा से टेकरी स्थानांतरित की। विक्रमजीत सिंह बुंदेला ने राजधानी ओरछा से कहा, टेकरी को टीकमगढ़ में क्या की थी, स्थानांतरित की थी। तो ध्यान रखना है, विक्रमजीत सिंह बुंदेला ने राजधानी ओरछा से कहा, टेकरी टीकमगढ़ में स्थानांतरित की थी। तो हमने देखा था पहली राजधानी अगर हम बात करें ओरछा रियासत की गढ़कुंडार थी, फिर उसके बाद ओरछा, फिर परमानेंटली ओरछा आ गई थी। अब राजधानी जो है वो विक्रमजीत सिंह बुंदेला के समय में ओरछा से कहां पर आ गई है, टेकरी में आ गई है। कहां पर, टेकरी में। विक्रमजीत सिंह बुंदेला ने 1812 में मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से एक सुरक्षा संधि की थी। तो मराठों के विरुद्ध 1812 में अंग्रेजों से एक सुरक्षा संधि किसने की थी, विक्रमजीत सिंह बुंदेला ने। धर्मपाल बुंदेला की पत्नी रानी लड़ई दुलैया थी, जिसे बुंदेलखंड की विक्टोरिया भी कहा जाता है। ध्यान रखना है हमें कि धर्मपाल बुंदेला की पत्नी थी कौन, रानी लड़ई दुलैया थी, जिसे बुंदेलखंड की क्या कहा जाता
जाता है, विक्टोरिया कहा जाता है। तो बुंदेलखंड की विक्टोरिया किसे कहा जाता है? रानी लड़ई दुलैया को। ये कौन थी? तो ये धर्मपाल बुंदेला की पत्नी थी। रानी लड़ई दुलैया ने ठगी प्रथा को कम करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी कर्नल स्लीमैन की मदद की थी। तो रानी लड़ई दुलैया ने ठगी प्रथा को खत्म करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी कर्नल स्लीमैन की क्या करी थी? मदद करी थी। रानी लड़ई दुलैया ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ भी दिया था और 1868 में इसकी मृत्यु हो गई थी। बीर सिंह देव द्वितीय ओरछा रियासत का अंतिम शासक था। तो ध्यान रखना है हमें कि वीर सिंह देव द्वितीय जो थे ये ओरछा रियासत के क्या थे? ये अंतिम शासक थे। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि रुद्र प्रताप सिंह ने बुंदेला रियासत को क्या किया था? संस्थापित किया था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी गढ़कुंडार बनाई, बाद में ओरछा शहर की स्थापना की और वहां पे अपनी राजधानी ले जाते हैं। फिर भारती चंद बुंदेला आते हैं जो गढ़कुंडार से ओरछा में हमेशा के लिए राजधानी कर देते हैं। और फिर अभी हमने पढ़ा था कि विक्रमजीत सिंह के समय क्या होता है? जो राजधानी थी वो ओरछा से कहाँ स्थानांतरित की जाती है? तो टेकरी में की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? टीकमगढ़ भी कहा जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ओरछा रियासत के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं पन्ना रियासत के बारे में। पन्ना रियासत के बारे में अगर हम बात करें तो पन्ना रियासत के संस्थापक छत्रसाल थे। इनकी राजधानी पन्ना थी। और अगर हम पन्ना रियासत की समय अवधि देखें तो 1626 से लेकर के 1834 तक था। इसके बाद हम बात करते हैं पन्ना रियासत की नींव चंपत राय बुंदेला ने रखी थी, जबकि इसका वास्तविक संस्थापक छत्रसाल बुंदेला को माना जाता है। तो पन्ना रियासत की नींव किसने रखी थी? चंपत राय बुंदेला ने रखी थी, जबकि इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? छत्रसाल बुंदेला को। तो ध्यान रखना है पन्ना रियासत की नींव किसने रखी थी? चंपत राय बुंदेला ने, जबकि इसके पन्ना रियासत के वास्तविक संस्थापक किसे माने जाते हैं? छत्रसाल बुंदेला को माना जाता है। छत्रसाल बुंदेला का वास्तविक नाम महाबली था। छत्रसाल बुंदेला ने शिवाजी की प्रेरणा से पन्ना रियासत की क्या की थी? स्थापना की थी। तो छत्रसाल बुंदेला ने शिवाजी की प्रेरणा से ही पन्ना रियासत की क्या करी थी? स्थापना करी थी। 1728 में मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगस ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। तो ध्यान रखना है हमें कि 1728 में मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगस ने बुंदेलखंड पर क्या किया था? आक्रमण किया। बंगस खां के आक्रमण से बचाव के लिए छत्रसाल बुंदेला ने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी, जिसे पेशवा बाजीराव ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बंगस खां के आक्रमण से बचाव के लिए छत्रसाल बुंदेला ने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी, जिसे पेशवा बाजीराव ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। पेशवा बाजीराव ने बंगस खां पर आक्रमण कर उसे बुंदेलखंड से बाहर खदेड़ दिया। मराठों की इस सहायता के फलस्वरूप छत्रसाल बुंदेला ने जालौन, झांसी, सागर, गढ़ाकोटा की जागीरें पेशवा को सौंप दी और नर्तकी मस्तानी को भी बाजीराव को भेंट किया। हम सब ने बाजीराव मूवी देखी है और हमने यहाँ पे देखा था कि छत्रसाल किस तरीके से बाजीराव से मदद मांगते हैं। तो ये पन्ना रियासत के बारे में हमने पढ़ा कि बंगस खां के आक्रमण से बचाव के लिए छत्रसाल बुंदेला ने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी, जिसे पेशवा बाजीराव ने क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। पेशवा बाजीराव ने बंगस खां पर आक्रमण कर उसे बुंदेलखंड से बाहर खदेड़ दिया। मराठों की इस सहायता के फलस्वरूप छत्रसाल बुंदेला ने जालौन, झांसी, सागर, गढ़ाकोटा की जागीरें पेशवा को सौंप दी और नर्तकी मस्तानी को भी बाजीराव को क्या कर दिया? भेंट किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो छत्रसाल बुंदेला के दरबार में कवि भूषण, वंशी हंसराज और लाल कवि जैसे विद्वान मौजूद थे। तो हमें ध्यान रखना है कि छत्रसाल बुंदेला के दरबार में कवि भूषण, वंशी हंसराज और लाल कवि जैसे विद्वान जो थे वो क्या थे? मौजूद थे। छत्रसाल बुंदेला ने धुबेला महल, जो कि कहाँ पर है? छतरपुर में है, और प्राणनाथ मंदिर पन्ना का क्या करवाया था? निर्माण कराया था। तो छत्रसाल बुंदेला ने धुबेला महल छतरपुर और प्राणनाथ मंदिर पन्ना का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। हृदय शाह बुंदेला ने रीवा के शासक अवधूत सिंह को हराकर रीवा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो देखा हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि छत्रसाल बुंदेला के दरबार में कवि भूषण, वंशी हंसराज और लाल कवि जैसे क्या थे? विद्वान मौजूद थे। छत्रसाल बुंदेला ने धुबेला महल, छतरपुर और प्राणनाथ मंदिर, जो कि कहाँ पर है? पन्ना, का निर्माण करवाया था। तो छत्रसाल बुंदेला ने धुबेला महल, जो कि छतरपुर में, और प्राणनाथ मंदिर जो पन्ना में है, उसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। हृदय शाह
बुंदेला ने रीवा के शासक अवधूत सिंह को हराकर रीवा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो हृदय शाह बुंदेला ने रीवा के शासक अवधूत सिंह को हराया और उसके बाद रीवा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। सभा सिंह बुंदेला के समय पन्ना में हीरे की खदानों की खोज की गई थी। तो ध्यान रखना है इनका नाम, सभा सिंह बुंदेला के समय पन्ना में हीरे की खदानों की खोज की गई थी। सभा सिंह के समय ही शाहगढ़ रियासत की नींव रखी गई थी। सभा सिंह के समय में ही शाहगढ़ रियासत की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। हिंदूपत बुंदेला ने पन्ना में जुगल किशोर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हिंदूपत बुंदेला ने क्या किया था, हिंदूपत बुंदेला ने पन्ना में जुगल किशोर मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किशोर सिंह बुंदेला पन्ना रियासत का अंतिम स्वतंत्र शासक था। किशोर सिंह बुंदेला जो था वो पन्ना रियासत का अंतिम स्वतंत्र शासक था। इसके बाद पन्ना रियासत अंग्रेज के संरक्षण में चली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में हरवंश राय बुंदेला को शासक बनाया गया। तो किशोर सिंह बुंदेला पन्ना रियासत का अंतिम स्वतंत्र शासक था। ध्यान रखना है हमें, हिंदूपत बुंदेला ने पन्ना में जुगल किशोर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने, हिंदूपत बुंदेला ने। और किशोर सिंह बुंदेला पन्ना रियासत का अंतिम स्वतंत्र शासक था। इसके बाद पन्ना रियासत अंग्रेजों के संरक्षण में चली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में हरवंश राय बुंदेला को क्या बनाया गया था, शासक बनाया गया। किसको, हरवंश राय बुंदेला को। आखिरी शासक कौन था, अंतिम स्वतंत्र शासक जो था वो पन्ना रियासत का कौन था, किशोर सिंह बुंदेला था। अब हम बात करते हैं अगली रियासत अपनी कौन सी, दतिया रियासत के बारे में। दतिया रियासत की अगर हम बात करें तो संस्थापक भगवान राव बुंदेला थे। कौन थे संस्थापक, भगवान राव बुंदेला थे। राजधानी दतिया सेवढ़ा थी। समय अवधि की बात करें तो 1626 से 1839 तक दतिया रियासत का क्या था, समय था। तो संस्थापक कौन थे, भगवान राव बुंदेला। राजधानी दतिया सेवढ़ा। समय अवधि की बात करें तो 1626 से 1839। इसके बाद हम बात करते हैं ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला ने दतिया किले का निर्माण कर पुत्र भगवान राव बुंदेला को दतिया के छोटी बड़ौनी की पृथक जागीरदारी प्रदान की। तो ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला ने दतिया के किले का क्या किया था, निर्माण किया। पुत्र भगवान राव बुंदेला को दतिया के छोटी बड़ौनी की पृथक जागीरदारी क्या की थी, प्रदान की थी। तो ओरछा के जो शासक थे वीर सिंह बुंदेला, उन्होंने दतिया के किले का निर्माण कराया और पुत्र भगवान राव बुंदेला को दतिया की छोटी बड़ौनी की पृथक जागीरदारी क्या की थी, प्रदान की थी। भगवान राव बुंदेला दतिया रियासत के क्या थे, संस्थापक थे। तो भगवान राव बुंदेला जो थे वो दतिया रियासत के क्या थे, संस्थापक माने जाते हैं। भगवान राव बुंदेलाक के बाद उसका पुत्र शुभकरण बुंदेला दतिया का क्या बनता है, शासक बनता है। तो भगवान राव बुंदेला के बाद कौन बनता है, उसका भगवान राव बुंदेला के पुत्र शुभकरण बुंदेला जो थे वो दतिया के क्या बनते हैं, दतिया रियासत के शासक बनते हैं। और इसी ने औरंगाबाद में शुभकरण हवेली का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो हमने पढ़ा कि ओरछा के शासक थे वीर सिंह बुंदेला, उन्होंने दतिया किले का निर्माण कराया और दतिया के किला किसको दिया, अपने बेटे को दिया, जिनका नाम भगवान राव बुंदेला था। भगवान राव बुंदेला दतिया रियासत के संस्थापक माने जाते हैं। भगवान राव बुंदेला के बाद शुभकरण बुंदेला दतिया का शासक बनता है और इसी ने औरंगाबाद में शुभकरण हवेली का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो शुभकरण बुंदेला के समकालीन कवि गोरेलाल की पुस्तक छत्र प्रकाश में शुभकरण को मुगल सेना का वीर सेनापति कहा गया है। तो शुभकरण बुंदेला के समकालीन कौन थे, कवि गोरेलाल की पुस्तक छत्र प्रकाश में शुभकरण को मुगल सेना का क्या कहा गया है, वीर सेनापति कहा गया है। शुभकरण बुंदेला के बाद दलपत राव बुंदेला दतिया का शासक बना। तो शुभकरण बुंदेला के बाद किनका आगमन होता है, तो शुभकरण बुंदेला के बाद अगले शासक बनते हैं दलपत राव, जिन्हें प्रताप सिंह भी कहा जाता था। तो दलपत राव बुंदेला जो थे वो दतिया का शासक बना। इसी ने दतिया का नाम बदलकर दलीप नगर कर दिया था। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि दतिया का नाम बदलकर दिलीप नगर किसने रखा था, तो दलपत राव ने रखा था। दलपत राव बुंदेला के बाद उसका बेटा रामचंद्र बुंदेला गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने इसे महाराष्ट्र के सतारा किले का पहरेदार नियुक्त किया था। तो दलपत राव बुंदेला के बाद उसका बेटा रामचंद्र बुंदेला गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने इसे महाराष्ट्र के सतारा किले का पहरेदार नियुक्त किया था। रामचंद्र बुंदेला के बाद उसका भाई पृथ्वी सिंह शासक बना और इसने दतिया की जगह सेवढ़ा पृथ्वीनगर से शासन किया। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि दलपत राव बुंदेला के बाद उसका बेटा रामचंद्र बुंदेला गद्दी पर बैठता है और औरंगजेब ने इसे महाराष्ट्र के सतारा किले का पहरेदार नियुक्त किया था। रामचंद्र बुंदेला के बाद उसका भाई पृथ्वी सिंह शासक बना और इसने दतिया की जगह सेवढ़ा पृथ्वीनगर से क्या किया था, शासन किया था। तो ध्यान रखना है कि सेवढ़ा से शासन किसने किया था, पृथ्वी सिंह ने शासन किया था। पृथ्वी सिंह
सिंह बुंदेला हिंदी साहित्य के इतिहास में रसनिधि के नाम से प्रसिद्ध है। तो पृथ्वी सिंह बुंदेला जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? रसनिधि के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वी सिंह के उत्तराधिकारी क्रमशः इंद्रजीत सिंह बुंदेला, शत्रुजीत सिंह बुंदेला और पारिशद बुंदेला हुए। तो पृथ्वी सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? पृथ्वी सिंह के उत्तराधिकारी इंद्रजीत सिंह बुंदेला, शत्रुजीत सिंह बुंदेला और पारिशद बुंदेला हुए। पारिशद बुंदेला के शासनकाल में दतिया रियासत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो पारिशद बुंदेला के शासनकाल में दतिया रियासत पर अंग्रेजों का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। तो हमने देखा, या हमें ध्यान रखना है कि रामचंद्र बुंदेला के बाद उसका भाई पृथ्वी सिंह शासक बनता है और ये दतिया की जगह सेवढ़ा या पृथ्वीनगर से शासन करता है। और पृथ्वी सिंह बुंदेला को हिंदी साहित्य के इतिहास में रसनिधि के नाम से क्या है, वो प्रसिद्ध है। और फिर उनके बाद उत्तराधिकारी कौन आते हैं? इंद्रजीत सिंह बुंदेला, शत्रुजीत सिंह बुंदेला, पारिशद बुंदेला। पारिशद बुंदेला के शासनकाल में दतिया रियासत पर अंग्रेजों का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं अजयगढ़ रियासत के बारे में। अजयगढ़ रियासत के संस्थापक गुमान सिंह हैं। राजधानी अजयगढ़ और समय अवधि अगर हम अजयगढ़ रियासत के बारे में देखें तो 1765 से 1809 तक है। तो संस्थापक गुमान सिंह, राजधानी अजयगढ़ और समय अवधि कितनी है? 1765 से 1809 तक। अजयगढ़ रियासत की स्थापना जैतपुर के राजा पहाड़ सिंह बुंदेला के भतीजे गुमान सिंह बुंदेला ने की थी। तो अजयगढ़ रियासत की स्थापना किसने की थी? जैतपुर के राजा पहाड़ सिंह बुंदेला के भतीजे गुमान सिंह बुंदेला ने की थी। अजयगढ़ रियासत के शासकों ने सवाई महाराजा की उपाधि धारण की थी। गुमान सिंह बुंदेला की मृत्यु के बाद क्रमशः बखत सिंह बुंदेला, माधव सिंह बुंदेला और महिपत सिंह बुंदेला क्या बने? शासक हुए। तो गुमान सिंह बुंदेला के बाद कौन आए? बखत सिंह बुंदेला, माधव सिंह बुंदेला और महिपत सिंह बुंदेला। फ्रेंड्स, हमें थोड़े शासकों के नाम याद रखने हैं कि कौन किस रियासत से है। तो ध्यान रखना है कि गुमान सिंह बुंदेला के बाद अजयगढ़ रियासत के जो शासक बनते हैं वो कौन थे? बखत सिंह बुंदेला, माधव सिंह बुंदेला और महिपत सिंह बुंदेला थे। फिर बखत सिंह बुंदेला ने लक्ष्मण दउआ या लक्ष्मण सिंह को अपना कामदार नियुक्त किया था। तो बखत सिंह बुंदेला ने लक्ष्मण दउआ को अपना क्या नियुक्त किया था? कामदार नियुक्त किया था। महिपत सिंह बुंदेला की पत्नी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था? भाग लिया था। तो महिपत सिंह बुंदेला की पत्नी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया? भाग लिया। तो इस तरीके से अजयगढ़ रियासत में हमने बहुत ही कम पॉइंट्स पढ़े। अजयगढ़ रियासत की स्थापना जो गुमान सिंह बुंदेला ने की थी। अजयगढ़ रियासत के शासकों ने सवाई महाराजा की क्या की थी? उपाधि ग्रहण की थी। गुमान सिंह बुंदेला की मृत्यु के बाद बखत सिंह बुंदेला, माधव सिंह बुंदेला और महिपत सिंह बुंदेला शासक हुए। बखत सिंह बुंदेला ने लक्ष्मण दउआ को अपना कामदार नियुक्त किया था और महिपत सिंह बुंदेला की पत्नी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया था। अब हम बात करते हैं जैतपुर रियासत के बारे में। जैतपुर रियासत के अगर हम संस्थापक के बारे में बात करें तो कौन थे? जगत राज बुंदेला थे। राजधानी जैतपुर थी। समय अवधि 1731 से लेकर के 1843 तक थी। तो जैतपुर रियासत के संस्थापक जगत राज बुंदेला, राजधानी जैतपुर, समय अवधि जो थी वो कब से कब तक थी? 1731 से 1843 तक। जैतपुर रियासत के संस्थापक छत्रसाल बुंदेला के दूसरे पुत्र जगत राज बुंदेला थे। तो जैतपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? छत्रसाल बुंदेला के दूसरे पुत्र जगत राज बुंदेला थे। जैतपुर रियासत की राजधानी जैतपुर थी। तो जैतपुर रियासत की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? जैतपुर ही थी। और ये कहाँ पर है? तो वर्तमान महोबा जिला उत्तर प्रदेश में है। जगत राव बुंदेला के उत्तराधिकारी क्रमशः पहाड़ सिंह बुंदेला, गजराज बुंदेला, केसर सिंह बुंदेला और पारिशद बुंदेला हुए। तो जगत राव बुंदेला के जो उत्तराधिकारी थे, या अगर हम बात करें जैतपुर रियासत के अगले शासक कौन हुए जगत राज के बाद? तो पहाड़ सिंह बुंदेला, गजराज बुंदेला, केसर सिंह बुंदेला और पारिशद बुंदेला हुए। राजा पारिशद ने बुंदेलखंड में बुढ़वा मंगल उत्सव का आयोजन कर अंग्रेजों के खिलाफ जागीरदारी और अन्य लोगों को इकट्ठा किया। तो ध्यान रखना है, राजा पारिशद ने बुंदेलखंड में बुढ़वा मंगल उत्सव का आयोजन कर अंग्रेजों के खिलाफ जागीरदार और अन्य लोगों को क्या किया? इकट्ठा किया। और राजा परीक्षित का संबंध किससे है? तो जैतपुर रियासत से है। बुंदेलखंड के जैतपुर रियासत से है। पारिशद बुंदेला के बाद खेत सिंह बुंदेला को शासक बनाया गया और इनकी मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जैतपुर रियासत पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो परीक्षित बुंदेला के बाद खेत सिंह बुंदेला को शासक बनाया जाता है और इनकी मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जैतपुर रियासत पर क्या
हो जाता है, अधिकार हो जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगली रियासत जिसका नाम है शाहगढ़ रियासत। संस्थापक कौन थे? तो शाहगढ़ रियासत के संस्थापक हृदय शाह थे। राजधानी शाहगढ़ गढ़ाकोटा थी और समय अवधि जो थी वो 1744 से लेकर के 1858 तक था। तो हमें ध्यान रखना है, शाहगढ़ रियासत के संस्थापक हृदय शाह, राजधानी शाहगढ़ गढ़कोटा थी। शाहगढ़ रियासत के संस्थापक छत्रसाल बुंदेला के पुत्र हृदय शाह बुंदेला थे। तो शाहगढ़ रियासत के संस्थापक कौन थे? शाहगढ़ रियासत के संस्थापक छत्रसाल बुंदेला के पुत्र हृदय शाह बुंदेला थे। शाहगढ़ रियासत में हृदय शाह बुंदेला के बाद शोभा सिंह बुंदेला, पृथ्वीराज बुंदेला, हरि सिंह बुंदेला, मर्दन सिंह बुंदेला और राजा बखतबली शासक हुए। तो शाहगढ़ रियासत में हृदय शाह बुंदेला के बाद शोभा सिंह बुंदेला, पृथ्वीराज बुंदेला, हरि सिंह बुंदेला, मर्दन सिंह बुंदेला और राजा बखतवली क्या होते हैं? शासक बनते हैं। पृथ्वीराज बुंदेला ने शाहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज बुंदेला के पुत्र हरि सिंह बुंदेला गढ़ाकोटा को क्या बनाया? राजधानी बनाया। राजा बखतबली शाहगढ़ रियासत का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। कौन? राजा बखतबली जो थे वो शाहगढ़ रियासत के क्या थे? सबसे शक्तिशाली शासक हुए। और राजा बखतबली ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। बोधन दउआ राजा बखतबली के क्या थे? प्रमुख सेनापति थे। तो बोधन दउआ जो थे वो राजा बखतबली के क्या थे? प्रमुख सेनापति थे। और 1858 में राजा बखतबली ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और रियासत अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। तो हमने ये सब चीजें किसके लिए पढ़ी? हमने शाहगढ़ रियासत के बारे में पढ़ा। शाहगढ़ रियासत के संस्थापक छत्रसाल बुंदेला के पुत्र हृदय शाह बुंदेला थे। शाहगढ़ रियासत में हृदय शाह बुंदेला के बाद शोभा सिंह बुंदेला, पृथ्वीराज बुंदेला, हरि सिंह बुंदेला, मर्दन सिंह बुंदेला और राजा बखतवली शासक होते हैं। पृथ्वीराज बुंदेला ने शाहगढ़ को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। पृथ्वीराज बुंदेला के पुत्र हरि सिंह बुंदेला गढ़ाकोटा को राजधानी बनाते हैं। राजा बखतबली शाहगढ़ रियासत का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ और इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। बोधन दउआ जो थे वो राजा बखतबली के प्रमुख सेनापति थे और 1858 में राजा बखतबली ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और रियासत अंग्रेजों के अधीन चली गई। अब हम अगली रियासत देखते हैं जिसका नाम है छतरपुर रियासत। संस्थापक कौन था? कुंवर सोने सिंह परमार था। राजधानी छतरपुर और समय अवधि 1790 से 1816 तक। तो संस्थापक कौन था? छतरपुर रियासत का संस्थापक कुंवर सोने सिंह परमार था। छतरपुर, यहाँ पर अगर हम देखें, छतरपुर रियासत के संस्थापक सुनेजू पवार या सोने सिंह बुंदेला थे। तो कौन थे? छतरपुर रियासत के संस्थापक सुनेजू पवार या सोने सिंह बुंदेला थे। सुनेजू पवार बुंदेला के उत्तराधिकारी उसका बेटा प्रताप सिंह बुंदेला हुआ। तो सुनेजू पवार बुंदेला के उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा प्रताप सिंह बुंदेला हुआ। 1816 में प्रताप सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो हमने छतरपुर रियासत के बारे में देखा। छतरपुर रियासत के संस्थापक कुंवर सोने सिंह परमार थे और उनकी राजधानी क्या थी? छतरपुर थी। और छतरपुर रियासत के संस्थापक सुनेजू पवार सोने सिंह बुंदेला थे और इनके उत्तराधिकारी का नाम क्या था? प्रताप सिंह बुंदेला था। और 1816 में प्रताप सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। इसके बाद फ्रेंड्स बुक में एक क्या आप जानते हैं करके नोट दिया गया है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नौगांव तहसील देश का पहला स्मार्ट सिटी था जिसे अंग्रेजों ने 1842 में बसाया था। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नौगांव तहसील देश का पहला स्मार्ट सिटी था जिसे अंग्रेजों ने 1842 में बसाया था। नौगांव को एक समय मिनी चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता था। तो नौगांव को एक समय किस नाम से जाना जाता था? मिनी चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद नौगांव को 15 अगस्त 1947 में विंध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में नवाजा गया। इसके पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना को बनाया गया और 1 वर्ष तक नगर विंध्य प्रदेश की क्या था? राजधानी रहा। तो हमने किसके बारे में बात की? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव तहसील के बारे में बात की। अब इसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड की अन्य रियासतों के बारे में। तो सबसे पहले हम जो रियासत देखते हैं वो चंदेरी बानपुर रियासत है। बुंदेलखंड की अन्य रियासत में हम पहली रियासत देख रहे हैं, चंदेरी बानपुर रियासत है। इसके संस्थापक कौन थे? भरत सिंह बुंदेला थे। राजधानी चंदेरी केलंगवा या बानपुर थी। तो अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड की अन्य रियासतों में, हम बात कर रहे हैं चंदेरी बानपुर रियासत की, तो संस्थापक भरत सिंह बुंदेला थी और राजधानी क्या थी? 3 राजधानियां हुई चंदेरी बानपुर रियासत की, चंदेरी, फिर केलंगवा और फिर बानपुर। तो ये 3 राजधानियां थी जो कि संबंधित थी चंदेरी बानपुर रियासत से। इसके विशेष, अगर चंदेरी बानपुर रियासत के विशेष में अगर हम पढ़ें तो 1857 की क्रांति में मर्दन सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में क्या किया था? भाग लिया था। तो
तो मर्दन सिंह बुंदेला कौन सी रियासत से थे? चंदेरी बानपुर रियासत से थे। तो 1857 की क्रांति में मर्दन सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में क्या किया था? भाग लिया था। इसके बाद अगली रियासत हम देखते हैं विजय राघवगढ़ रियासत। विजय राघवगढ़ रियासत के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक जो थे ये बैनी हजूरी कछवाह जो या प्रयागदास थे। तो विजय राघवगढ़ रियासत के संस्थापक कौन थे? बैनी हजूरी कछवाह या प्रयागदास थे। राजधानी क्या थी? तो राजधानी विजय राघवगढ़ थी। विशेष में अगर हम बात करें तो बाद में यह रियासत दो भागों में मैहर और विजय राघवगढ़ में विभाजित हो गई। मैहर रियासत के संस्थापक विष्णु सिंह थे। तो विजय राघवगढ़ रियासत के संस्थापक प्रयागदास या इन्हीं का नाम बैनी हजूरी कछवाह था और इनकी राजधानी विजय राघवगढ़ थी। बाद में यह रियासत जो थी ये दो भागों में मैहर और विजय राघवगढ़ में विभाजित हो गई। मैहर रियासत के संस्थापक कौन थे? विष्णु सिंह थे। इसके बाद तीसरी रियासत हम देख रहे हैं समथर रियासत। इसकी राजधानी कहाँ थी? समथर या शमशेरगढ़ में थी। यह क्षेत्र वर्तमान में बेतवा और पाहुज नदी के मध्य दतिया और झांसी के निकट स्थित था। तो समथर रियासत के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है समथर ये कहाँ पर है? बेतवा और पाहुज नदी के मध्य दतिया और झांसी के निकट स्थित था। इसके बाद गरौली रियासत के संस्थापक गोपाल सिंह थे और इसके बारे में अगर हम विशेष देखें तो यह रियासत छतरपुर टीकमगढ़ क्षेत्र में धसान नदी के किनारे स्थित थी। तो गरौली रियासत जो है ये छतरपुर टीकमगढ़ क्षेत्र में धसान नदी के किनारे क्या थी? स्थित थी। इसके बाद मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों के हम प्राचीन नाम देखते हैं। तो सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकड़ाम था। सांची का प्राचीन नाम काकड़ाम। मंदसौर का दशपुर। पंचमढ़ी का पांचालगढ़। पंचमढ़ी का प्राचीन नाम क्या था? पांचालगढ़ था। दमोह का तुंडीकर। मांडू का शादियाबाद। मुरैना का मयूरवन। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम मंधाता था। दतिया का दिलीप नगर। विदिशा का क्या नाम था? पुराना नाम क्या था? प्राचीन नाम भिलसा नगर। बुरहानपुर का प्राचीन नाम खानदेश। स्वभोगनगर का प्राचीन नाम क्या था? एरन था। कटनी का प्राचीन नाम क्या था? मुडवारा था। कटनी का प्राचीन नाम मुडवारा। शिवपुरी का प्राचीन नाम अनलपुर था। ओरछा का गंगापुरी। जबलपुर का डाहल देश। उचेहरा का उच्चकल्प। त्रिपुरी का पुराना नाम या प्राचीन नाम तेवर था। चित्रकूट का ब्रह्मपुरी। रीवा का रीमा। बघेलखंड का बांधवेश। बघेलखंड का क्या नाम था? और कारूश के नाम से भी जाना जाता था। दमोह का टुंडीकट। तो इस तरीके से हमने क्या देखे? हमने प्राचीन नाम देखे। तो और अगर हम यहाँ पे देखें तो स्थापत्य बुंदेलखंड रियासत संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला को देखते हैं। तो जो ओरछा का किला है वो कहाँ स्थित है? ओरछा में है और इसको किसने बनवाया था? तो रुद्र प्रताप और भारती चंद ने बनवाया था। तो ओरछा का किला किसने बनवाया था? रुद्र प्रताप और भारती चंद ने बनवाया था। रानी महल कहाँ है? ओरछा में है। किसने बनवाया था? भारती चंद्र ने बनवाया था। शहर पनाह ओरछा में है और किसने बनवाया था? भारती चंद ने बनवाया था। राम राजा मंदिर ओरछा में है। मधुकर शाह ने बनवाया था। दतिया किला दतिया में है। वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। करेरा किला शिवपुरी में है। किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। जहांगीर महल ओरछा में है। वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। चतुर्भुज मंदिर ओरछा में किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने। सप्तखंडा महल दतिया में है। इसको भी किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने। छतरपुर शहर छतरपुर में है। छत्रसाल ने बनवाया था। प्राणनाथ मंदिर पन्ना में है। छत्रसाल ने बनवाया था। सागर शहर सागर में है। उड़ान शाह ने बनवाया था। तो सागर शहर जो है ये कहाँ पर है? सागर में। और किसने बनवाया था? उड़ान शाह ने। तो सागर शहर की स्थापना किसने की थी? उड़ान शाह ने। अजयगढ़ किला पन्ना में है। अजय पाल ने बनवाया था। बुंदेली दरवाजा रीवा में है। हृदय शाह ने बनवाया था। तो ध्यान रखना है बुंदेली दरवाजा कहाँ पे है? रीवा में है। किसने बनवाया था? हृदय शाह ने बनवाया था। इसके बाद यहाँ एग्जाम हेल्प नोट में दिया गया है राजा हरदौल के बारे में। राजा हरदौल का संबंध ओरछा रियासत से था। हरदौल बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। स्थानीय लोग शादी विवाह हो या यज्ञ का भंडारा उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते थे। लोगों का मानना है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती थी। इसके बाद हरदौल की मनौती। हरदौल बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन परंपरा है। तो हरदौल बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन परंपरा है। राजा हरदौल को बुंदेलखंड क्षेत्र में देव रूप में क्या किया जाता है? पूजा जाता है। अब हम बात करते हैं बघेलखंड रियासत के बारे में। बघेलखंड रियासत में हम सबसे पहले पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, उसके बाद प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख शासक और अंत में हम बघेल वंश से संबंधित साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम पृष्ठभूमि को देखते हैं।
तो बघेल मूलतः गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश से क्या थे, संबंधित थे। तो बघेल जो थे वो मूलतः गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश से संबंधित थे। सोलंकी वंश के शासक कुमारपाल ने अपनी मौसी के बेटे अणु राज्य को व्याघ्रपल्ली का सामंत बनाया था। तो सोलंकी वंश के शासक थे कुमारपाल। कौन थे? सोलंकी वंश के शासक कुमारपाल ने अपनी मौसी के बेटे अणु राज्य को व्याघ्रपल्ली या बघेलबारी का क्या बनाया था, सामंत बनाया था। बघेलबारी ग्राम से संबंधित होने के कारण अणु राज्य के वंशज जो थे वो क्या कहलाए, बघेल कहलाए। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बघेल मूलतः गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश से संबंधित थे। सोलंकी वंश के शासक कुमारपाल ने, सोलंकी वंश के कौन थे? शासक थे कुमारपाल ने अपनी मौसी के बेटे अणु राज्य को व्याघ्रपल्ली का सामंत बनाया। बघेलबारी ग्राम से संबंधित होने के कारण यह जो अणु राज्य के वंशज थे वो क्या कहलाए, बघेल कहलाए। अणु राज्य का बेटा लवण प्रसाद हुआ। अणु राज्य का बेटा कौन हुआ? तो अणु राज्य का बेटा लवण प्रसाद हुआ, जिसे बघेलखंड के ऐतिहासिक स्रोत में क्या कहा जाता है, व्याघ्रदेव कहा जाता है। तो अणु राज्य का बेटा कौन हुआ? लवण प्रसाद, और इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? व्याघ्रदेव के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार व्याघ्रदेव को बघेलखंड का क्या कहा जाता है, आदि पुरुष माना जाता है। तो इसी प्रकार से व्याघ्रदेव को बघेलखंड का क्या माना जाता है, आदि पुरुष माना जाता है। व्याघ्रदेव का पुत्र कर्णदेव तथा कर्णदेव के पुत्र भीमलदेव एवं वीसलदेव हुए। तो व्याघ्रदेव का पुत्र कौन हुआ? कर्णदेव, और कर्णदेव के पुत्र भीमलदेव और कौन हुए? वीसलदेव हुए। 1236 ईस्वी के आसपास कालिंजर पर भर जाति के राजाओं का, जबकि कालिंजर के समीप स्थित गहोरा या चित्रकूट पर लोधी वंश के राजाओं का क्या था, अधिकार था। तो 1236 ईस्वी के आसपास कालिंजर पर भर जाति के राजाओं का, जबकि कालिंजर के समीप स्थित गहोरा या चित्रकूट पर लोधी वंश के राजाओं का क्या था, अधिकार था। भर एवं लोधी वंश के राजाओं के मध्य सीमा विवाद में व्याघ्रदेव ने भर राजाओं का सहयोग करने हेतु अपने दोनों पोते भीमलदेव और बीसलदेव को कालिंजर भेजा था। तो भर एवं लोधी वंश के राजाओं के मध्य सीमा विवाद में व्याघ्रदेव ने भर राजाओं का सहयोग करने हेतु अपने दोनों पोते भीमलदेव और विशलदेव को कहाँ भेजा था, कालिंजर भेजा था। जीत के बाद भर जाति के राजा ने खुश होकर भीमलदेव को गहोरा क्षेत्र सौंप दिया, जबकि विशलदेव गुजरात लौट गया। तो इस तरीके से हमने देखा, किसके बारे में? हमने देखा कि जो ये भर एवं लोधी वंश के राजाओं के मध्य क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो व्याघ्रदेव ने भर राजाओं का क्या किया, सहयोग दिया, और अपने दोनों पोते भीमलदेव और विशलदेव को कालिंजर भेजते हैं। किसके लिए? भर राजाओं की मदद के लिए। जीत के बाद भर जाति के राजाओं ने खुश होकर भीमलदेव को गहोरा क्षेत्र सौंप दिया, और विशलदेव जो थे वो कहाँ लौट गए, गुजरात लौट गए। अब हम बात करते हैं व्याघ्रदेव। हमने पढ़ा इनका वैसे वास्तविक नाम क्या था, लवण प्रसाद, और व्याघ्रदेव से के नाम से ये बाद में जाने लगे। तो व्याघ्रदेव के बेटे का नाम कर्णदेव। कर्णदेव के दो पुत्र होते हैं, भीमलदेव और विशलदेव। भीमलदेव के क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र मिला, मध्य प्रदेश में क्षेत्र मिला, और विशलदेव को जो मिला था वो कौन सा, गुजरात क्षेत्र था। अब हम बात करते हैं प्रमुख क्षेत्र के बारे में। बघेल वंश का विस्तार मध्य प्रदेश में रीवा, सोहावल मतलब सतना, गहोरा, चित्रकूट, उचेहरा, सतना, बांधवगढ़, मुकुंदपुर, चौखंडी में था। तो बघेल वंश का विस्तार हमें कहाँ देखने को मिला? मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, गहोरा, उचेहरा, बांधवगढ़, मुकुंदपुर, चौखंडी, रीवा में था। बघेलखंड के प्रमुख शासक के बारे में अगर हम देखें तो भीमलदेव, रानिंग देव, वीर सिंह देव, वीरम देव, नरहरि देव, वीरभानु, रामचंद्र देव, वीरभद्र देव, विक्रमाजीत, अमर सिंह, मार्तंड सिंह, ये बघेल वंश के क्या है, प्रमुख शासक है। तो बघेल वंश के प्रमुख शासक में हमने किनको पढ़ा? हमने पढ़ा भीमल देव को, रानिंग देव को, वीर सिंह देव को, वीरम देव को, नरहरि देव को, वीरभानु, रामचंद्र देव, वीरभद्र देव, विक्रमाजीत, अमर सिंह और मार्तंड सिंह। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं भीमल देव के बारे में। 1236 में भीमल देव ने गहोरा में बघेल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। तो भीमल देव ने गहोरा, चित्रकूट के पास पड़ता है, चित्रकूट के समीप है, बघेल वंश की क्या करी थी? स्थापना की। किसने? भीमल देव ने। इसके बाद रानिंग देव, वीर भानुद्य काव्य में रानिंग देव को गहोरा का प्रथम शासक माना जाता है। तो वीर भानुदय काव्य में रानिंग देव को गहोरा का क्या माना जाता है? प्रथम शासक माना जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं वीर सिंह देव। वीर सिंह देव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, लेकिन राणा सांगा की हार के बाद वह बाबर का मित्र बन गया था। तो वीर सिंह देव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या की थी, सहायता की थी, लेकिन राणा सांगा की हार के बाद वह बाबर का क्या बन गया था, मित्र बन गया था। वीर सिंह देव प्रयाग में जल समाधि लेने वाले बघेली रियासत के एकमात्र शासक थे। वे कबीर पंथी या कबीर का भक्त था, इसलिए दरबार में उसका साहिब सलाम कहकर अभिवादन किया जाता था। तो हमने किसके बारे में बात की, वीर सिंह देव के बारे में बात की कि वीर सिंह देव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या की थी, सहायता की थी, लेकिन राणा सांगा की हार के बाद वह बाबर का मित्र बन गया। वीर सिंह देव प्रयाग में जल समाधि लेने वाले बघेली रियासत के एकमात्र शासक थे, कबीर पंथी थे, और इसलिए दरबार में उनका साहिब सलाम कहकर अभिवादन किया जाता था। बीर भानु सिंह के बारे में पढ़ते हैं। 1539 में चौसा के युद्ध के बाद बीर भान ने हुमायूं की युद्ध में मदद की थी। इस कारण मुगल शासकों ने उसे कर से मुक्त रखा था और वह हुमायूं का मित्र भी था। तो बीर भानु सिंह के बारे में हम बात करें। 1539 में चौसा के युद्ध के बाद बीर भान ने हुमायूं के युद्ध में मदद की थी। तो 1539 में चौसा के युद्ध के बाद बीर भानु ने किसकी मदद की, हुमायूं की युद्ध में मदद की थी। इस कारण मुगल शासकों ने उसे कर से मुक्त रखा था और वह हुमायूं का क्या था, मित्र था। तो कौन मित्र था, वीर भानु सिंह। रामचंद्र देव के बारे में बात करते हैं। रामचंद्र देव अकबर के समकालीन शासक थे। अकबर के समकालीन शासक थे कौन, रामचंद्र देव। इनके दरबारी संगीतज्ञ तानसेन थे। तानसेन की ख्याति सुनकर अकबर ने जलाल खां कुर्ची को राजा रामचंद्र देव के पास भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया। तो किसको भेजा था, जलाल खां कुर्ची को राजा रामचंद्र देव के पास भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया। रामचंद्र देव ने 1564 ईस्वी में अपनी राजधानी गहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित कर दी। तो रामचंद्र देव ने अपनी राजधानी गहोरा से कहाँ स्थानांतरित की, बांधवगढ़ में स्थानांतरित कर दी। इनका समय बघेलखंड रियासत को बंधुराज या बांधवेश कहा जाने लगा। तो इनके समय में क्या कह, बघेलखंड रियासत को बंधुराज या बांधवेश कहा जाने लगा। रामचंद्र देव 1584 को अकबर के दरबार आगरा में शामिल हुए। तो रामचंद्र देव जो थे वो 1584 को अकबर के दरबार आगरा फतेहपुर सिकरी में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी, हमने रामचंद्र देव के बारे में पढ़ी। अब हम बात करते हैं वीरभद्र देव के बारे में। तो अकबर ने वीरभद्र देव को राजा की उपाधि दी और बांधवगढ़ का शासक नियुक्त किया। तो अकबर ने वीरभद्र देव को राजा की उपाधि दी और बांधवगढ़ का शासक नियुक्त किया। इनके प्रमुख दरबारी पद्मनाभ मिश्र थे, जिन्होंने वीरभद्र देव चंपू रचना की। गहोरा से बांधवगढ़ आते समय पालकी से गिरकर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हमने वीरभद्र देव को देखा कि अकबर ने वीरभद्र देव को राजा की उपाधि दी और बांधवगढ़ का शासक नियुक्त किया। इनके प्रमुख दरबारी पद्मनाभ मिश्र थे। तो ध्यान रखना है हमें, वीरभद्र देव के प्रमुख दरबारी कौन थे, तो पद्मनाभ मिश्र थे, जिन्होंने वीरभद्र देव चंपू रचना की थी। क्या की थी, इनकी रचना, पद्मनाभ मिश्र की रचना क्या थी, वीरभद्र देव चंपू इनकी रचना थी, और ये वीरभद्र देव के दरबारी कवि थे। गहोरा से बांधवगढ़ आते समय पालकी से गिरकर वीरभद्र की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगले शासक को हम देखते हैं, जिनका नाम था दुर्योधन। कुछ स्रोतों में 1592 से 1601 ईस्वी तक अकबर ने वीरभद्र देव के किसी भी पुत्र को मान्यता नहीं दी। फिर 1601 में अकबर ने वीरभद्र देव के पुत्र दुर्योधन को राजा के रूप में मान्यता दी और भारती चंद्र को उसका क्या किया, संरक्षक नियुक्त किया। इसके बाद हम अगले शासक को देखते हैं, विक्रमजीत सिंह बघेल। विक्रमजीत सिंह ने राजधानी को बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित किया। तो ध्यान रखना है हमें कि बांधवगढ़ से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया, रीवा स्थानांतरित किया। किसने, विक्रमजीत सिंह ने। और राजधानी रीवा होने के बाद बघेल वंश अब बांधवेश से रीवा राज्य कहलाने लगा। इन्होंने बांधवगढ़ को सेना का मुख्यालय बनाया। तो बांधवगढ़ को सेना का मुख्यालय बनाया। विक्रमजीत सिंह बघेल ने बांधवगढ़ से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, तो रीवा। और राजधानी रीवा होने के बाद अब बघेल वंश अब जो था वो बांधवेश से रीवा राज्य कहा जाने लगा था। इसके बाद अब हम बात करते हैं अमर सिंह के बारे में। इस वंश के राजा अमर सिंह साहित्य प्रेमी थे। इनके दरबार में नीलकंठ व भूपति राय विद्वान थे। तो नीलकंठ और भूपति राय विद्वान जो थे वो किसके शासनकाल में थे, तो अमर सिंह के शासनकाल में। नीलकंठ ने अमरीश बिलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो नीलकंठ ने कौन सी रचना की, तो नीलकंठ ने अमरीश बिलास नामक ग्रंथ की क्या करी, रचना करी। इन्होंने सतना में अमरपाटन नामक शहर की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ध्यान रखना है अमर सिंह के बारे में कि इनके शासनकाल में दो विद्वान थे, नीलकंठ और भूपति राय, और नीलकंठ ने अमरीश बिलास नामक ग्रंथ की क्या करी थी, रचना की थी। इसके बाद हम बात करते हैं
जय सिंह के बारे में, जय सिंह ने अंग्रेजों के साथ 1812 में बांदा की संधि की थी। जय सिंह ने अंग्रेजों के साथ 1812 में बांदा की संधि की थी। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने जय सिंह को रीवा राज्य का शासक स्वीकार किया और बदले में रीवा राज्य की सेना अंग्रेजों की सहायता करेगी, यह तय हुआ। जय सिंह हिंदी और संस्कृत के लेखक भी थे। जय सिंह ने हरिचरित्र चंद्रिका ग्रंथ की क्या की थी, रचना की थी। तो जय सिंह ने कौन सी रचना की थी, हरिचरित्र चंद्रिका ग्रंथ की रचना की थी। किसने, जय सिंह ने। 1812 में बांदा की क्या हुई थी, संधि हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं विश्वनाथ सिंह की। विश्वनाथ सिंह के शासनकाल में वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। विश्वनाथ सिंह ने 18 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें आनंद, रघुनंदन और कबीर बीजक प्रसिद्ध है। तो हमें ध्यान रखना है, विश्वनाथ सिंह के शासनकाल में वास्तविक सत्ता जो थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी और विश्वनाथ सिंह ने 18 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें आनंद, रघुनंदन और कबीर बीजक जो है वो क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले शासक रघुराज सिंह की। तो 1857 की क्रांति के समय बघेली रियासत के शासक थे। तो 1857 की क्रांति के समय बघेली रियासत के शासक कौन थे, रघुराज सिंह थे। लॉर्ड कैनिंग इनके समय एक दिन के लिए रीवा प्रवास पर आए थे। इनके समय सर्वप्रथम 1867 में जबलपुर सतना इलाहाबाद रेल लाइन का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो इन्हीं के समय सर्वप्रथम 1867 में जबलपुर सतना इलाहाबाद रेल लाइन का प्रारंभ हुआ। 1871 में बघेलखंड एजेंसी की स्थापना की गई थी। बघेलखंड एजेंसी की स्थापना कब की गई, 1871 में। बघेलखंड एजेंसी में 5 रियासत रीवा, मैहर, नागौद, सोहाबल और कोठी को क्या किया गया, शामिल किया गया। बघेलखंड एजेंसी में 5 रियासत को शामिल किया गया था, रीवा, मैहर, नागौद, सोहाबल और कोठी। बघेलखंड एजेंसी का प्रथम एजेंट कैप्टन गुड फेलो को बनाया गया। इन्होंने गोविंदगढ़ किले का क्या करवाया था, निर्माण कराया था। तो रघुराज सिंह ने गोविंदगढ़ किले का निर्माण कराया। 1857 की क्रांति के समय जो राजा थे वो कौन थे, रघुराज सिंह थे। इन्हीं के टाइम पे बघेलखंड एजेंसी की स्थापना की गई। 1871 में कौन कौन सी रियासतें थी, रीवा, मैहर, नागौद, सोहाबल और कोठी। बघेलखंड एजेंसी का प्रथम एजेंट जो है वो किसे बनाया गया, कैप्टन गुड फेलो को बनाया गया और रघुराज सिंह ने ही गोविंदगढ़ किले का क्या किया था, निर्माण किया था। इसके बाद बात करते हैं वेंकट रमन सिंह के बारे में। 1895 में इनके समय रीवा राज्य में अकाल पड़ा, जिसके कारण इन्होंने अकाल पीड़ित कोष की क्या की, स्थापना की। तो अकाल पीड़ित कोष की स्थापना किसने की थी, वेंकट रमन सिंह ने की थी। ये क्या 1895 में इन्हीं के समय रीवा राज्य में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था और इसी के चलते इन्होंने अकाल पीड़ित कोष की क्या की थी, स्थापना की थी। रीवा में इन्होंने सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था, वेंकट रमन सिंह ने करवाया था। इन्होंने बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। पशु पक्षियों के पोषण हेतु रीवा में कोठी भवन का निर्माण करवाया। रीवा से उमरिया के मध्य सड़क निर्माण और रीवा रियासत में कई जगह अस्पताल भी खुलवाए। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया और ग्रामीण क्षेत्रों पर स्कूल खोले। रीवा में दरबार प्रेस की स्थापना करवाई। शुभचिंतक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन यहीं से होता था। तो रीवा में दरबार प्रेस की स्थापना करवाई गई और शुभचिंतक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो होता था कहाँ से होता था, यहीं से होता था। तो ये सभी चीज़ें हमने किससे संबंधित पढ़ी, हमने वेंकट रमन सिंह से संबंधित पढ़ी। अब हम बात करते हैं महाराजा गुलाब सिंह के बारे में। 1934 में इन्होंने पवाई रूल्स लागू किए। कौन से रूल्स लागू किए, पवाई रूल्स लागू किए, जिससे वन उपज पर रीवा दरबार का अधिकार हो गया। जिसमें क्या हुआ, वन उपज पर किसका, रीवा दरबार का अधिकार हो गया और पवाईदार मतलब जमींदार का एक प्रकार पर 4 से 5 गुना लगान क्या कर दी, बढ़ा दी गई। पवाईदार पर 4 से 5 गुना लगान क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। तो ध्यान बस हमें इतना रखना है कि पवाई रूल्स जो लागू किए गए थे 1934 में, किसके समय, महाराजा गुलाब सिंह के समय लागू किए गए थे। इसके बाद 1938 में इन्होंने जुबली जनाना अस्पताल की स्थापना रीवा में की। किसने, गुलाब सिंह ने। 1936 में इन्होंने पंचवर्षीय शिक्षा योजना लागू की। तो ध्यान रखना है, पंचवर्षीय शिक्षा योजना जो लागू की गई थी गुलाब सिंह के द्वारा 1936 में की गई थी। गुलाब सिंह के बाद हम मार्तंड सिंह के बारे में पढ़ते हैं। इनके समय रीवा रियासत का विलय 11 मार्च 1948 को भारत संघ में हो गया। तो रीवा जो राज्य था या रीवा रियासत का विलय भारत संघ में होता है, उस समय कौन राजा रहते, मार्तंड सिंह शासक रहते हैं रीवा के। कब होता है विलय, 11 मार्च 1948 को भारत संघ में रीवा रियासत का विलय हो जाता है और गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र स्थापित करने में इनका योगदान रहा। इस वंश के अंतिम शासक मार्तंड सिंह को भारत का पहला सफेद टाइगर मोहन मिला था। तो हमने मार्तंड सिंह के बारे में क्या क्या पढ़ा कि इनके समय रीवा रियासत का विलय 11 मार्च 1948 को भारत संघ में हो गया।
गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र स्थापित करने में इनका योगदान रहा है। इस वंश के अंतिम शासक मार्तंड सिंह को भारत का पहला सफेद टाइगर मोहन मिला था। इसके बाद बघेल वंश की राजधानी और समकालीन शासक के बारे में बात करते हैं। तो गहुरा जो राजधानी रही है वो कौन से शासक के समय रही है? भीमल देव, बुल्लार देव, रनिंग देव, वीर सिंह देव और बीर भानु के समय जो राजधानी रही वो क्या रही? गहुरा रही। बांधवगढ़ रामचंद्र देव और वीरभद्र देव के समय जो राजधानी रही वो बांधवगढ़ रही। और रीवा राजधानी विक्रमजीत सिंह, अमर सिंह, अनूप सिंह, भाव सिंह, वेंकटरमन सिंह, गुलाब सिंह और मार्तंड सिंह के समय जो राजधानी थी वो कहाँ चली गई थी? रीवा। तो गहोरा में हमने देखा भीमल देव, बुल्लार देव, रनिंग देव, वीर सिंह देव और बीर भानु। बांधवगढ़ में रामचंद्र देव और वीरभद्र देव। रीवा में विक्रमजीत सिंह, अमर सिंह, अनूप सिंह, भाव सिंह, वेंकटरमन सिंह, गुलाब सिंह और मार्तंड सिंह। इसके बाद यहाँ पर नोट दिया गया है एज अ कंफ्यूजन पॉइंट, हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं पढ़ने के लिए। जैसे इतिहास के कुछ स्रोतों के अनुसार बघेल खंड के बघेल राजपूत गुजरात के सोलंकियों की एक शाखा है। सेकेंड पॉइंट है कि गुजरात से व्याघ्रदेव उत्तर भारत आया और उसने चित्रकूट के समीप मड़फा किला जीता और गहोरा को राजधानी बनाया। व्याघ्रदेव का पुत्र कर्णदेव और जिसका विवाह रतनपुर की हैय वंश की राजकुमारी से हुआ एवं दहेज में उसे बांधवगढ़ किला मिला। कर्णदेव ने बांधवगढ़ को नवीन राजधानी बनाया जो 1597 तक महाराजाओं का क्या रही? निवास स्थान रही। तो ये इतिहास के कुछ स्रोतों के अनुसार हमें ये जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद हम बघेल वंश से संबंधित साहित्य को अगर देखें तो बघेल वंशावली जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अजवेश राम के द्वारा लिखी गई है। ये हमें फैक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है फ्रेंड्स कि बघेल वंशावली के लेखक कौन है? अजवेश राम है। रीवा राज्य दर्पण के लेखक जीतन सिंह है। बघेल वंशावली के लेखक कौन है? अजवेश राम। रीवा राज्य दर्पण के लेखक जीतन सिंह है। व्याघ्र वंश संग्रह के लेखक रहमान अली हैं। बघेल वंश वर्णनम के लेखक रूपाली शर्मा है। अमरीश विलास के लेखक कौन है? नीलकंठ। आनंद रघुनंदन के विश्वनाथ सिंह। हरिचरित्र चंद्रिका के जय सिंह। तो हमने देखा यहाँ पे ग्रंथ और उनके लेखक। तो बघेल वंशावली के लेखक अजवेश राम है। रीवा राज्य दर्पण के जीतन सिंह। व्याघ्र वंश संग्रह के रहमान अली। बघेल वंश वर्णनम के रूपाली शर्मा। अमरीश विलास की नीलकंठ। आनंद रघुनंदन के विश्वनाथ सिंह और हरिचरित्र चंद्रिका के लेखक कौन है? जय सिंह है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा उपयोगी तथ्य, जिसमें अगर हम देखें आभीर वंश नाम से सातवाहनों के विघटन के पश्चात खानदेश में स्वतंत्र राज्य की क्या होती है? स्थापना की। तो आभीर वंश नाम से सातवाहनों के विघटन के पश्चात खानदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आभीर वंश का संस्थापक ईश्वर सेन था। तो आभीर वंश का संस्थापक कौन था? ईश्वर सेन था। बोधि वंश का शासन जबलपुर के त्रिपुरी क्षेत्र में था। बोधि वंश का शासन कहाँ था? जबलपुर के त्रिपुरी क्षेत्र में था। मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश का शासन जो था वो कहाँ था? बुंदेलखंड क्षेत्र में था। वन लाइन फैक्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स जो भी एग्जाम के लिए जो है क्या है इंपॉर्टेंट है। तो बोधि वंश का शासन हमें कहाँ देखने को मिला? जबलपुर के त्रिपुरी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश का शासन बुंदेलखंड क्षेत्र में था। पुराणों में वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति को विदिशा का शासक कहा गया है। तो पुराणों में वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति को विदिशा का क्या कहा गया है? शासक कहा गया है। इतिहास के विद्वानों ने त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक वामराज देव को माना है। तो इतिहास के विद्वानों ने त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक किसे माना है? वामराज देव को माना है। मालवा नाम देने का श्रेय ओलिकर वंश को दिया जाता है। इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुत्स ने रेवा नदी का नाम बदलकर नर्मदा कर दिया था। तो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे कौन? पुरुकुत्स ने रेवा नदी का नाम बदलकर क्या कर दिया? नर्मदा। उच्चकल्प वंश का शासन बघेलखंड क्षेत्र में था जिसकी राजधानी उच्चकल्प उचेहरा थी। तो उच्चकल्प वंश का शासन कहाँ था? बघेलखंड क्षेत्र में था। अगला है पॉइंट के मध्य प्रदेश में 2 पांडु वंश का शासन रहा है। एक पांडु वंश का नाम कालिंजर से लगे मध्य प्रदेश के भूभाग पर था और दूसरे पांडु वंश का जो क्षेत्र था वो क्या था? मैकाल क्षेत्र में था। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुजरात के चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज ने परमार राजाओं को हराकर संपूर्ण मालवा को अपने राज्य में मिलाकर अवंतीनाद की उपाधि धारण की थी। तो गुजरात के चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज ने परमार राजाओं को हराकर संपूर्ण मालवा को अपने राज्य में मिलाकर अवंतीनाद की
अवंतीनाथ की उपाधि क्या की थी, धारण की थी। अगला पॉइंट है कि परमार शासक राजा भोज ने 23 ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट कि गर्दभिल्ल वंश का शासक कहाँ था, उज्जैन क्षेत्र में। तो गर्दभिल्ल वंश का शासन कहाँ था, उज्जैन क्षेत्र में। राजा गर्दभिल्ल ही गंधर्व सेन अथवा गंधर्व भिल्ल परमार है। गंधर्व सेन के बेटे का नाम विक्रमादित्य था, जिन्होंने भारत से शकों को खदेड़ा था। क्षहरात वंशी शक शासक नहपान का राज्य मंदसौर और उज्जैन तक विस्तृत था। गुहिल वंश का शासन कहाँ था, तो मंदसौर क्षेत्र में था। गुहिल वंश का शासन कहाँ था, मंदसौर क्षेत्र में था। क्षहरात वंशी शक शासक नहपान का राज्य मंदसौर एवं उज्जैन तक विस्तृत था। गंधर्व सेन के बेटे का नाम विक्रमादित्य था, जिन्होंने भारत से शकों को क्या किया था, खदेड़ा था। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ा फ्रेंड हमने। इसके बाद यहाँ तानसेन के बारे में दिया गया है, जिनका जन्म बेहट गांव ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे या तन्ना भी कहते थे। राजश्री दौलत खां शेरशाह सूरी का पुत्र, मतलब ये दौलत खां के राज्य में भी रहे। रामचंद्र रीवा के महाराज के द्वार में रहे और मुगल सम्राट अकबर के भी दरबार में थे। अकबर अथवा गुरु मोहम्मद गौस खां के कहने पर ही इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और अपना नाम बदलकर आता अली खान कर लिया। तो ध्यान रखना है, तानसेन का नाम इन्होंने जो नाम बदला था, जब इन्होंने धर्म परिवर्तित किया तो क्या नाम रखा था, आता अली खान। इन्होंने मियाँ मल्हार, दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की सारंग आदि रागों का आविष्कार किया था। तो इन्होंने कौन कौन सी रागों का आविष्कार किया, मियाँ मल्हार, दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की सारंग आदि रागों का क्या किया था, आविष्कार किया था। इन्हें ध्रुपद गायन, दीपक राग, राग मल्हार और मेघ मल्हार में महारत हासिल थी। किसमें, ध्रुपद गायन, दीपक राग के बाद राग मल्हार और मेघ मल्हार में महारत हासिल थी। अकबर ने इन्हें कंठाभरण, वाणी विलास और मियाँ की उपाधि दी थी। किसे, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण, वाणी विलास और मियाँ की उपाधि दी थी। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप स्थित है। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश के बारे में। औलिकर वंश के बारे में पढ़ते हैं। औलिकर वंश के संस्थापक कौन है, यशोवर्मन। राजधानी कहाँ थी, तो दसपुर मंदसौर में थी। तो औलिकर वंश के संस्थापक यशोवर्मन थे, राजधानी दसपुर में थी। कारदामक वंश के संस्थापक कौन थे, तो कारदामक वंश के संस्थापक यशोमती थे। बुंदेलखंड का वाकाटक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, विंध्य शक्ति थे। औलिकर वंश के संस्थापक कौन थे, यशोवर्मन, राजधानी दसपुर। कारदामक वंश के संस्थापक यशोमती, बुंदेलखंड के वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। नाग वंश के संस्थापक वृषनाग थे और नाग वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी, विदिशा हुआ करती थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र या नागभट्ट प्रथम कहे जाते हैं और इनकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। ग्वालियर के परवर्ती प्रतिहार के संस्थापक कौन थे, तो ग्वालियर के परवर्ती प्रतिहार के संस्थापक कौन थे, नटुल थे। खानदेश का आबिर वंश के संस्थापक कौन थे, ईश्वर सेन। यज्ञोपाल वंश के संस्थापक चाहड़ देव थे। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे, वामराज थे। इनकी राजधानी त्रिपुरी हुआ करती थी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे या चंद्रवर्मा थे, राजधानी खजुराहो। परमार वंश के संस्थापक कृष्णराज या उपेंद्र थे, जिनकी राजधानी कहाँ थी, उज्जैन और फिर धार में थी। मालवा का गौरी वंश के संस्थापक दिलावर खां गौरी थे, राजधानी कहाँ थी, मांडू में थी। तो परमार वंश के संस्थापक कृष्णराज या उपेंद्र और राजधानी उज्जैन या धार। मालवा का गौरी वंश के संस्थापक कौन थे, दिलावर खान गौरी, राजधानी मांडू। मालवा के खिलजी वंश के संस्थापक महमूद खिलजी, राजधानी मांडू। तोमर वंश के संस्थापक कौन थे, वीर सिंह देव थे, राजधानी कहाँ थी, ग्वालियर थी। तो तोमर वंश के संस्थापक वीर सिंह देव, राजधानी ग्वालियर। कक्षवाह वंश के संस्थापक लक्ष्मण या वज्रदामन थे, राजधानी मुरैना थी। गढ़ा राजगुंड वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो यादव राय या जादव राय और राजधानी गढ़ा मंडला या रामपुर में थी। देवगढ़ का गोंड वंश के संस्थापक कौन थे, राजा जाटव थे और राजधानी देवगढ़ छिंदवाड़ा थी। होलकर वंश के संस्थापक कौन थे, मल्हार राव थे, राजधानी इंदौर और महेश्वर थी। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया, राजधानी कहाँ थी, उज्जैन ग्वालियर में। पवार वंश के संस्थापक कौन थे, उदाजी पवार या आनंद पवार और राजधानी कहाँ थी, धार में। तुकोजी वंश के संस्थापक तुकोजी राव प्रथम और राजधानी देवास में थी। जीवाजी वंश के संस्थापक जीवाजी राव, राजधानी कहाँ थी, देवास में थी।
और भोपाल रियासत के संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। और राजधानी जो थी वो कहाँ थी? इस्लाम नगर या भोपाल में। तो भोपाल रियासत की राजधानी भोपाल रियासत के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान और राजधानी इस्लाम नगर भोपाल में थी। जीवाजी वंश के संस्थापक जीवाजी राव। और कहाँ थी इनकी राजधानी? देवास में। तुकोजी वंश के संस्थापक तुकोजी राव प्रथम और राजधानी देवास में थी। पवार वंश के संस्थापक उदाजी पवार या आनंद पवार, राजधानी कहाँ थी? धार में थी। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया, राजधानी उज्जैन ग्वालियर में। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर और राजधानी इंदौर महेश्वर में थी। देवगढ़ का गौंड शासक राजा जाटव और राजधानी कहाँ थी? देवगढ़ छिंदवाड़ा में थी। गढ़ा राजगोंड वंश के संस्थापक यादव राय या जादव राय और राजधानी गढ़ा मंडला और रामपुर में थी। कछवाह वंश के संस्थापक लक्ष्मण या वज्रदामन और राजधानी कहाँ थी? मुरैना थी। तोमर वंश के संस्थापक वीर सिंह देव, राजधानी ग्वालियर। मालवा का खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? महमूद खिलजी और राजधानी कहाँ थी? मांडू में थी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इन सभी चीज़ों को क्या कर लिया है? पढ़ लिया और दोबारा से रिवाइज भी कर लिया है। यज्ञोपाल के संस्थापक कौन थे? चाहरदेव। कलचुरी वंश के वामराज। चंदेल वंश के हमने पढ़ा है नन्नुक थे। परमार वंश के कृष्णराज या उपेंद्र। मालवा के गौरी वंश के दिलावर खां गौरी और मालवा के खिलजी वंश के कौन थे? महमूद खिलजी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट किया, जो कि परीक्षा धाम की बुक से डेडिकेटेड था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।